आधुनिक भारत का इतिहास। 1857 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। सावंतवादी विद्रोह। यह विद्रोह 1844 में हुआ, जिसका नेतृत्व एक मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया। सावंत ने कुछ सरदारों तथा देसाईयों की सहायता से कुछ किलों पर अधिकार कर लिया। बाद में अंग्रेज सेनाओं ने मुठभेड़ में विद्रोहियों को परास्त कर दिया तथा किले से बाहर खदेड़ दिया। कई विद्रोही गोवा भाग गए तथा बचे हुए विद्रोहियों को पकड़कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें कड़ी सजा दी गई। नायक विद्रोह। बंगाल में मेदिनीपुर जिले में हुआ यह विद्रोह उन रैयतों नायक ने किया था जिन पर कंपनी बढ़ी हुई दर से लगान चुकाने के लिए दबाव डाल रही थी। 1806 ईस्वी में कंपनी ने इन नायकों की जमीन भी जब्त कर ली थी। नायकों ने इसके विरोध में कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू कर दिया, जो 1816 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व अंचल सिंह नामक व्यक्ति ने किया, जिसने नायकों को सैनिक प्रशिक्षण देकर एक कुशल पलटन तैयार की थी। कित्तूर विद्रोह। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर को स्वतंत्र राज्य मान लिया था। 1824 ईस्वी में उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से विरोध हो गया। जब उन्होंने अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को वास्तविक मानने से इनकार कर दिया, ऐसे में महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पर 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। परंतु 1829 ईस्वी में रायप्पा के नेतृत्व में कित्तूर में एक बार फिर विद्रोह हुआ, पर यह भी उसी वर्ष दबा दिया गया। रामोसिस विद्रोह। पूना के रामोसिस मराठा योगीन पुलिस अंग्रेजों के शासनकाल में बेकार हो गए थे। ऊपर से उनके पास जो जमीन बची थी उस पर अंग्रेजों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी थी। ऐसे में रामोसिसों ने 1822 ईस्वी में चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों पर हमले शुरू कर दिए। इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1826 ईस्वी में फिर से उमाजी के नेतृत्व में रामोसिसों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। इस बार 1829 ईस्वी तक रामोसिसों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। विशाखापट्टनम के विद्रोह। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विशाखापट्टनम जिले में विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला थी। पालकोंडा के जमींदार विजयराम राजे ने 1793 ईस्वी से 1796 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के साथ कई छुटपुट लड़ाइयाँ लड़ी। 1821 से 31 के बीच फिर से पालकोंडा के जमींदार ने राजस्व वसूली के प्रश्न पर विद्रोह किया। 1830 ईस्वी में विशाखापट्टनम के जमींदार वीरभद्र राजे ने पेंशन के सवाल पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1832 से 34 ईस्वी में विशाखापट्टनम के ही एक अन्य जमींदार जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकार विवाद में अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से विद्रोह कर दिया। कुर्ग का विद्रोह। दक्षिण भारत में 1833 से 34 में कुर्गवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई संगठित नागरिक विद्रोह की मिसाल है। यदि वहां के राजा वीर राजा ने जनता की तरह ही बहादुरी दिखाई होती तो अंग्रेजों को निर्णायक हार का सामना करना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं हुआ और उसके आत्मसमर्पण के बाद कुर्ग मई 1834 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। कोलीय विद्रोह। कोलीय मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में काम किया करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, उन्हें तोड़ दिया गया। ऐसे में ये बेकार हो गए और ये यत्र तत्र विद्रोह के झंडे बुलंद करते रहे। 1824 ईस्वी के अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोलियों ने विद्रोह किया, जिसे 1825 में दबा दिया गया। 1839 में पूना के आसपास के कोलियों ने विद्रोह आरंभ कर दिया, जो 1850 ईस्वी तक चला। विभिन्न चरणों में भाऊसरे, चिमनाजी यादव, नाना दरबारे, रघु भंगरिया, बापू भंगरिया आदि ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को रामोसिसों ने भी सहयोग दिया था। बुंदेला विद्रोह। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, जिसमें मराठों से छीने गए आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले भी मिलाए गए, सागर एवं दमोह। इस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महलवारी बंदोबस्त किया गया, जिसमें 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर कर दिया गया। इससे यहाँ के जमींदार नाराज हुए और जब उनसे लगान जबरदस्ती वसूल किया जाने लगा
तो सागर के दो जमींदारों जवाहर सिंह एवं मधुकर शाह ने 1842 में विद्रोह करके उत्पात मचाना शुरू कर दिया। 1843 ईस्वी तक इस विद्रोह पर काबू पा लिया गया और लगान भी कम कर दिया गया था। संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर में उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोध में कई चरणों में गोंडों ने विद्रोह किए। पहला विद्रोह 1833 में हुआ, पर इसे शीघ्र दबा दिया गया। 1839 में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह हुआ, जिसका कारण नए भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि कर देना था। यह विद्रोह काफी लंबे समय तक चलता रहा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय संबलपुर में सुरेंद्र साई ने मोर्चा संभाला, जिसमें अन्य जमींदारों ने भी उसका साथ दिया। 1862 ईस्वी में सुरेंद्र साई द्वारा आत्मसमर्पण कर देने के बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन भारत में शुरू किया बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने। वैसे तो इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, पर भारत में इसका लक्ष्य अंग्रेजों एवं शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यद्यपि इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया था। यह आंदोलन 1830 ईस्वी में शुरू हुआ और 1869 में इसने अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया। 1831 में बरेलवी की मृत्यु के बाद बिहार में एनायत अली और विलायत अली तथा बंगाल में तीतू मीर और दुदू मियां ने नेतृत्व किया। अंतिम चरण में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर भारत हो गया था। वहाबियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भावनाएं भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सियाना में स्थित वहाबियों पर 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सैन्य अभियानों की श्रृंखला और वहाबियों पर राजद्रोह के विभिन्न न्यायालय मुकदमों ने वहाबी विद्रोह को कमजोर किया। यद्यपि अंग्रेजों के साथ छुटपुट सामना 1880 और 1890 के दशक में जारी रहा। कूका विद्रोह। इस आंदोलन की शुरुआत जवाहरलाल भगत यानी सिंहान साहिब एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की। उन्होंने हजारों नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां एवं अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना था। इसके अन्य सिद्धांतों में जातीय भेदभाव का उन्मूलन, सिखों को समानता का अधिकार, मांस मदिरा एवं अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन तथा महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करना इत्यादि प्रमुख थे। प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, किंतु अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हस्तगत कर लेने के पश्चात यह राजनैतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। कूका आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप अख्तियार करने पर अंग्रेज चिंतित हो गए तथा इसके दमन के प्रयास करने लगे। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कूका अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने हाथ से बने कपड़े पहनने की वकालत की और अंग्रेजी नियमों और शिक्षा तथा उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस प्रकार कूका आंदोलन की अवधारणा स्वदेशी और असहयोग थी, जिसे कूका द्वारा प्रचारित किया गया। फलतः कूका आंदोलन के समर्थकों एवं अंग्रेजों में टकराव हुआ। अंग्रेजों ने 1863 और 1872 के बीच आंदोलन को कुचलने के जोरदार उपाय किए। 1872 में आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। धार्मिक अधिस्वर सहित किसान आंदोलन। किसान आंदोलन बेदखली, भूमि किराए में वृद्धि और महाजनों की लालची प्रवृत्ति और किसानों को उनकी भूमि से निष्कासित करने के उद्देश्य के विरुद्ध विरोध था। किसान स्वयं विद्रोह करते थे, यद्यपि कई मामलों में स्थानीय नेताओं द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। प्रमुख किसान आंदोलन। नारकेल बेरिया विद्रोह 1831। मीर निथार अली 1782 से 1831 या टीटू मीर ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम काश्तकारों को, भूमिपतियों, विशेष रूप से हिंदू जमींदारों, जिन्होंने फराइजी एवं ब्रिटिश नील की खेती करने वाले लोगों पर दाढ़ी रखने संबंधी कर लगाया। अंग्रेजों के विरुद्ध
प्रायः प्रथम सशस्त्र किसान विद्रोह माने जाने वाले विद्रोह ने जल्दी ही एक धार्मिक रंग धारण कर लिया। बाद में यह विद्रोह वहाबी आंदोलन में विलय हो गया। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह में मुख्य रूप से मेमन सिंह जिले पूर्व में बंगाल में की हाजोंग और गारो जनजातियां शामिल थीं, जिसका गठन करमशाह ने किया। लेकिन जनजातीय किसानों ने स्वयं को करमशाह के बेटे के नेतृत्व में संगठित किया। टीपू ने जमींदारों के अत्याचारों का सामना किया। 1825 से 1835 के बीच पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घरों पर हमला किया। यद्यपि सरकार ने इन किसानों के संरक्षण के लिए एक समान प्रबंधन प्रस्तुत किया, अंततः सरकार द्वारा आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया गया। फराइजी विद्रोह। फराइजी पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरीयत अल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। उन्होंने आमूलचूल धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का भी मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना ही था, पर यह वहाबियों का विरोधी था। बंगाल में कालांतर में इस आंदोलनों ने अंग्रेजों के विरोध का रुख अपना लिया। शरीयतुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहसिनुद्दीन अहमद दुदुमिया ने बंगाल के करीब किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की और उनके बल पर एक सशक्त एवं प्रभावी आंदोलन चलाया। फराइजी विद्रोह 1838 से 1857 तक जारी रहा। अधिकतर फराइजी ने वहाबी पदवी धारण कर लिए। मोपला विद्रोह। राजस्व मांग में वृद्धि और जोत के आकार में कमी के साथ साथ अधिकारियों के अत्याचारों ने मालाबार के मोपला के बीच व्यापक किसान असंतोष को जन्म दिया। 1836 से 1854 के दौरान 22 विद्रोह हुए, हालांकि इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। द्वितीय मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत समर्थकों और कांग्रेस द्वारा संगठित मोपलाओं के पश्चात हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों ने कांग्रेस और मोपलाओं को एक दूसरे से दूर कर दिया। 1921 तक मोपलाओं को कुचल दिया गया। 1857 के विद्रोह में किसानों की भूमिका। 1857 के विद्रोह से प्रभावित मात्र कुछ क्षेत्रों में, मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कृषक सहभागिता सक्रिय थी। इसके अतिरिक्त किसान स्वदेशी शासन से लड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थानीय सामंती नेताओं के साथ संगठित हुए। विद्रोह के पश्चात सरकार की कृषकों की उपेक्षा व जमींदार वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के निर्णय ने किसानों की स्थिति को अधिक दयनीय बनाया। किसानों के अधिकार एवं हित सर्वाधिक प्रभावित हुए। अवध में उदाहरणार्थ भूमि को तालुकदार के पास रखा गया और उन्हें राजस्व एवं अन्य शक्तियां दी गई। कृषक बंगाल किराया अधिनियम 1859 के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सके। 1857 के विद्रोह में उनकी सहभागिता हेतु दंड स्वरूप किसानों को कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त कर की अदायगी करनी पड़ी। आदिवासी विद्रोह। ब्रिटिश शासनाधीन आदिवासी आंदोलन सभी आंदोलनों में अधिकतर निरंतर, आतंकी एवं हिंसक थे। मुख्य भूमि एवं पूर्वोत्तर आदिवासी विद्रोहों के विभिन्न कारण। आदिवासी आंदोलनों को मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोहों और सीमांत आदिवासी विद्रोह भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में मुख्यतः चलने वाले आदिवासी आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। आदिवासी विद्रोहों के सुलगने के विभिन्न कारण थे, जिसमें से आदिवासी भूमि और वन मुख्य कारण थे। अंग्रेजों की बंदोबस्त व्यवस्था ने आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व की परंपरा को प्रभावित किया और उनके सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न किया। जैसा कि कंपनी सरकार द्वारा कृषि का विस्तार एक व्यवस्थित रूप में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों को अपनी जमीन के साथ हाथ धोना पड़ा और इसी क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों की आवाजाही बढ़ गई। वनों में झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसने आदिवासियों की समस्याओं में वृद्धि की। सरकार ने आरक्षित वन और प्रतिबंधित लकड़ी के प्रयोग एवं चारागाह के द्वारा वन क्षेत्र पर नियंत्रण को विस्तारित किया। पुलिस, व्यापारियों एवं महाजनों के शोषण ने उनके दुखों एवं परेशानियों में वृद्धि की।
दखलंदाजी प्रकृति के कुछ सामान्य कानूनों ने भी उनकी घृणा में वृद्धि की। आदिवासी पूरे देश में चलाए जाने वाली सामाजिक धार्मिक सुधार गतिविधियों से भी प्रेरित हुए। पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों के आंदोलन कुछ पहलुओं में गैर सीमांत आदिवासी विद्रोहों से भिन्न थे। एक आदिवासी जिसके सीमा से लगे देशों के साथ साझा आदिवासी एवं सांस्कृतिक संपर्क थे, ने स्वयं को राष्ट्रवादी संघर्ष से जोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उनके विद्रोह भारतीय संघ या पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता के पक्ष में थे। दूसरे, ये आंदोलन वन आधारित या कृषि संबंधी विद्रोह नहीं थे, जैसा कि ये जनजातियां सामान्यतः भूमि एवं वन क्षेत्र के नियंत्रण में थी। अंग्रेजों ने गैर आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काफी समय बाद प्रवेश किया। तीसरे, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत सीमांत आदिवासी विद्रोह गैर सीमांत आदिवासी विद्रोहों की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक जारी रहे। विसंस्कृतिकरण आंदोलन भी सीमांत जनजातियों के बीच फैले। मैतेई चूड़चंद महाराज के शासनकाल 1891 और 1941 के बीच के दौरान नव वैष्णववाद ब्राह्मणों की कुप्रथाओं को त्यागने हेतु एक आंदोलन को संगठित किया। औपनिवेशिक काल में पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में संस्कृतिकरण आंदोलन पूरी तरह अनुपस्थित थे। आदिवासी विद्रोहों की विशेषताएं। यहाँ तक कि एक दूसरे से समय एवं काल में अलग होने के बावजूद आदिवासी विद्रोहों में कुछ समान विशेषताएं थी। आदिवासी पहचान या जातीय समानता इन समूहों की एकता के पीछे थी। सभी बाहरी लोगों को शत्रु के तौर पर नहीं देखा गया। निर्धन लोग जो व्यक्तिक श्रम पर निर्भर थे और गांव में सामाजिक आर्थिक रूप से सहयोगात्मक भूमिका में थे, अकेले पड़ गए। इस आंदोलन ने महाजनों एवं व्यापारियों के प्रति हिंसा की, जिन्हें वे औपनिवेशिक सरकार के विस्तार के तौर पर देखते थे। विदेशी सरकार द्वारा आरोपित नियमों, जिन्हें वे आदिवासियों के परंपरागत सामाजिक आर्थिक रूपरेखा ताने बाने को नष्ट करने के प्रयास के रूप में देखते थे, के खिलाफ रोष विद्रोह का एक सामान्य कारण था।